Students, it's our fourth video of chapter second from trade to territory. बेटा ये हमारा फोर्थ और लास्ट वीडियो लेक्चर होगा फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी का. ओके, लेट्स सी टुडेज टॉपिक, वॉर विद द मराठास. देखिए प्रीवियस वीडियोस में हमने क्या देखा, कैसे कंपनी ने बंगाल को जीता, है ना. बंगाल के बाद उन्होंने मैसूर को जीता. अब मैसूर के बाद देखिए हम लोग आज मराठास की बात करने वाले हैं. याद है आपको मराठास जिन्होंने क्या किया था, जो टीपू सुल्तान और हैदर अली के अगेंस्ट गए थे, है ना, और जो कंपनी से, ईस्ट इंडिया कंपनी से मिल गए थे, जो ब्रिटिशर्स से मिल गए थे, है ना, और उन्होंने मराठास के अगेंस्ट फाइट की थी ब्रिटिशर्स के साथ. बट तब उन्होंने ये नहीं सोचा था कि जो कंपनी है वो हम पर भी अटैक कर सकती है या हमारे साथ भी फाइट कर सकती है, राइट. देखिए, विद द डिफीट इन थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, दैट इज 1761 में थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हुआ, राइट. यहाँ पर जो मराठास है उनकी हार हुई. अब इनका जो सपना था, है ना, द मराठास ड्रीम ऑफ रूलिंग फ्रॉम दिल्ली वाज शटल. देखिए अब क्या हुआ, जो मराठा का ड्रीम था कि वो दिल्ली पर रूल करेंगे, है ना, तो उनका जो सपना है वो खत्म हो गया, क्योंकि यहाँ बैटल ऑफ पानीपत जो कि 1761 में हुई थी, यहाँ पर वो हार चुके थे, राइट. अब जो मराठास की जो किंगडम है ना, वो डिवाइड हुई. कैसे डिवाइड इनटू मैनी स्टेट्स. ये बहुत सारी स्टेट्स में डिवाइडेड थी, है ना. डायनेस्टीज थी, कौन कौन सी, सिंधिया, होलकर, है ना, और गायकवाड़ और भोसले, ये सारी जो है मराठास की डायनेस्टीज थी, है ना. और इन डायनेस्टीज में के जो चीफ थे उन्हें क्या कहा जाता था, सरदार कहा जाता था, राइट. हेल्ड टुगेदर इन अ कॉन्फिडेंटरी अंडर अ पेशवा. अब देखिए यहाँ पर जो रूल करते थे ना बेटा, मराठास जो रूल करते थे, जो लोग यहाँ रूल करते थे उन्हें पेशवा कहा जाता था, है ना. पेशवा कौन थे, यहाँ पर प्रिंसिपल मिनिस्टर थे, राइट. ये इतने सारे डायनेस्टीज में जो ये पूरा मराठा है ये डिवाइडेड था. ओके, कौन कौन सी, फिर से हम रिपीट करेंगे, सिंधिया, होलकर, गायकवाड़ और भोसले. और यहाँ पर जो रूल करते थे, जो रूलर्स थे, और हम कह सकते हैं कि जो प्रिंसिपल मिनिस्टर थे उन्हें पेशवा कहा जाता था. पेशवा कहाँ के, मराठा के, राइट. नाउ अब देखिए वॉर्स, है ना, जो मराठास हैं उनको भी जो ब्रिटिशर्स हैं उन्होंने एक बार में नहीं जीता बेटा, है ना. यहाँ पर भी 1 by 1 3 वॉर्स हुए. अब वहां देखिए मराठास के साथ जो वॉर हुए उनको क्या कहा गया, एंग्लो मराठा वॉर कहा गया, राइट. जब टीपू सुल्तान वाले जो वॉर थे बेटा, है ना, टीपू सुल्तान हैदर अली के साथ जो ब्रिटिशर्स के वॉर हुए थे उन्हें हम क्या कहते थे, बताइए, एंग्लो मैसूर वॉर कहा जाता था, है ना. अब यहाँ इन्हें क्या कहा गया, एंग्लो मराठा वॉर. ओके, देखिए बेटा फर्स्ट वॉर हुआ एंग्लो मराठा वॉर में ब्रिटिशर्स, इंग्लिश और मराठास के बीच में 1775 टू 1782, राइट. इसका कोई बेटा, है ना, कंक्लूजन, कोई खास कंक्लूजन नहीं निकला. फिर उसके बाद 1803 से 1805 के बीच में जो वॉर हुआ, यहाँ पर जो इंग्लिश है और जो ब्रिटिशर्स हैं उन्होंने कुछ हिस्सों को जीत लिया था. तो यहाँ पर जो है मराठास, है ना, मराठास जो हैं उन्हें भी ये एहसास हो गया था कि कहीं ना कहीं वो हार की ओर बढ़ रहे हैं, है ना. और 1817 से 1819 में जो थर्ड वॉर हुआ बेटा, एंग्लो मराठा वॉर, उसमें क्या हुआ देखिए, इन थर्ड एंग्लो मराठा वॉर मराठा क्रस्ड, है ना, पूरी तरीके से जो मराठा हैं उन्हें पूरी तरीके से कुचल दिया गया ना, पूरी तरह से हम कह सकते हैं कि वो हो गए तहस, मतलब एकदम कुचल दिए गए वो, है ना. मराठास क्रस्ड, मराठा की जो पावर है पूरी तरीके से कुचल दी गई थर्ड एंग्लो मराठा वॉर में. ओके, और जो पेशवा थे उन्हें हटा दिया गया यहाँ से. पेशवा कहाँ पर थे बेटा, पुणे में ना. पेशवास को पुणे से हटा दिया गया. वो पेशवा वाज रिमूव्ड एंड सेंट अवे टू बिथुर, है ना, जो कि कहाँ पर है, कानपुर में. कानपुर के पास जो सिचुएटेड है क्या, बिथुर, वहां पर उन्हें भेज दिया गया और एज अ पेंशनर उन्हें रखा गया, है ना. उन्हें वहां से हटाकर पेंशन बेसिस पे उन्हें यहाँ पर रखा गया. कहाँ पर, बिथुर में, है ना, जो कि कानपुर के पास है, राइट. अब देखिए बेटा इन्हें यहाँ से रिमूव कर दिया गया. इसका सीधा सा मतलब ये है कि जो कंपनी है और जो ब्रिटिशर्स हैं यहाँ पर भी उनका पूरा का पूरा उनका दबदबा था, क्योंकि यहाँ से जो पेशवाज है उन्हें तो यहाँ से रिमूव कर दिया गया, राइट. तो इस तरीके से
इन्होंने मराठा को भी जीता। नाउ द क्लेम टू पैरामाउंसी, देखिए हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है द क्लेम टू पैरामाउंसी। क्या है क्लेम टू पैरामाउंसी? कंपनी परस्यूड ऑन अग्रेसिव पॉलिसी ऑफ टेरिटोरियल एक्सपेंशन। देखिए जब इन्हें अपनी जो टेरिटरी है उसे बढ़ाना था, है ना, जैसे जैसे इन लोगों ने अपनी बहुत सारी अग्रेसिव पॉलिसीज यूज की अपनी टेरिटरी को बढ़ाने के लिए ना, एक्सपेंड करने के लिए। आपने देखा ना कैसे इन्होंने पहले बंगाल को, फिर मराठास को, है ना, बंगाल को, फिर मैसूर को, और फिर उसके बाद मराठास को ये 1 बाय 1 जीतते गए अपनी एग्रेसिव पॉलिसीज को यूज करते हुए, राइट। अब देखिए जो लॉर्ड हेस्टिंग्स थे वो गवर्नर जनरल थे 1813 से 1823 के बीच में। ओके बेटा, तो ये जो पॉलिसी है वो कौन लेकर आए? पॉलिसी ऑफ पैरामाउंसी कौन लेकर आए? लॉर्ड हेस्टिंग्स लेकर आए, जो कब से कब के बीच में थे गवर्नर जनरल? 1813 से लेके 23 के बीच में, राइट। कंपनी क्लेम दैट इट्स, अब देखिए बेटा क्या था इसमें, कंपनी क्लेम्ड दैट इट्स अथॉरिटी वाज पैरामाउंट और सुप्रीम। जो कंपनी है उसने क्या कहा कि जो हमारी जो अथॉरिटी है वो पैरामाउंट है। पैरामाउंट है मीन सबसे ज्यादा ऊपर है, पैरामाउंट या फिर सुप्रीम है। इट्स पावर हैज ग्रेटर देन इंडियन स्टेट्स, और जो हमारी पावर है वो इंडियन स्टेट से भी ज्यादा बड़ी है। अब देखिए कितने ज्यादा चालाक थे और इनकी हरकतें देखो कंपनी के, ना, ये लोग बहुत चालाक थे ब्रिटिशर्स। अब इन्होंने सीधे सीधे कह दिया था कि जो हमारी पावर है वो इंडियन स्टेट से भी ज्यादा बड़ी है और हम क्या है, सुप्रीम है ना, हम क्या है, पैरामाउंट है। और इस बेसिस पे ये क्या करते गए, ये कहते हैं कि हम एनेक्स कर सकते हैं जो इंडियन स्टेट्स है उन्हें, ठीक है। देन दिस व्यू कंटिन्यूड टू गाइड लेटर ब्रिटिश पॉलिसीज, और यही जो व्यू है ये ब्रिटिशर्स की जो दूसरी पॉलिसीज है उन पे भी कंटिन्यू चलता गया, है ना। आप लोगों ने बहुत सारी प्रीवियस वीडियोस में भी ब्रिटिशर्स की पॉलिसी देखी है ना, कि कैसे वो जो है अलायंस लगाते थे, है ना, सब्सिडरी अलायंस वाली पॉलिसी आप लोगों ने देखी थी, राइट। और भी बहुत सारी, और यहाँ पर पैरामाउंसी वाली पॉलिसी है। नाउ ये जो पैरामाउंसी वाली जो पॉलिसी है बेटा, ये किसने लगाई थी? लॉर्ड हेस्टिंग्स ने। ये आपको याद रखना है, लॉर्ड हेस्टिंग्स ने। और वो कब तक गवर्नर जनरल थे? 1830 से 23 के बीच में, राइट। नाउ नेक्स्ट मूव ऑन टू द नेक्स्ट विच इज द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। अब देखिए द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स क्या है बेटा? ये लॉर्ड डलहौजी, ये लॉर्ड डलहौजी के समय की पॉलिसी है बेटा, है ना। लॉर्ड डलहौजी गवर्नर जनरल थे कब से कब तक? 1848 से 1856 के बीच में, राइट। अब देखिए बेटा, इफ एन इंडियन रूलर, क्या था इस पॉलिसी में, है ना, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स में क्या था? इफ एन इंडियन रूलर डाइड विदाउट अ मेल हेयर हिज किंगडम वुड लैप्स। अगर कोई इंडियन रूलर है ना, अगर उसकी डेथ हो जाती है और अगर उसका कोई उत्तराधिकारी नहीं होता है, मीन्स अगर उसके कोई इंडियन रूलर है ना, और अगर उसके बच्चे, जैसे बच्चे होंगे, तो अगर उसका कोई सगा बेटा नहीं होगा, है ना, उसकी डेथ के बाद, तो क्या होगा? दैट इज बिकम द पार्ट ऑफ कंपनी टेरिटरी। अगर उसका कोई सगा बेटा नहीं होगा या अगर इंडियन रूलर का कोई उत्तराधिकारी नहीं होगा, तो उसकी जो पूरी की पूरी टेरिटरी है वो किस में मिल जाएगी? कंपनी में मिल जाएगी। ओके, ये था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, है ना। तो ये जो इनकी पॉलिसी थी, इसमें क्या था कि अगर कोई इंडियन रूलर है, उसका अगर कोई सगा बेटा नहीं है, तो उसकी डेथ के बाद क्या होगा? उसकी जो पूरी की पूरी टेरिटरी है वो कंपनी हड़प लेगी, है ना, कंपनी के पास चली जाएगी। अब ऐसे बहुत सारे किंगडम हुए बेटा जिन्हें कंपनी ने इस पॉलिसी में ले लिया, है ना। इस पॉलिसी के अंदर उन्होंने क्या कर लिया? एनेक्स कर लिया, मीन्स उन्होंने हड़प लिया इन सारे किंगडम्स को। जैसे सतारा 1848 में सतारा को, संबलपुर में 1850 में संबलपुर को, उदयपुर, नागपुर और झांसी को, ऐसे ये सारे जो किंगडम हुए उन्होंने अपनी इस पॉलिसी में हड़प लिया था, ठीक है। नाउ देखिए बेटा, इन 1856 ये पॉलिसी तो उनकी थी ही बेटा, है ना। अब इन्होंने क्या किया? 1856 इनके पास कोई और रीजन नहीं था, तो देखिए इन्होंने जो अवध है उसको कैसे लिया बेटा, कैसे छीना? देखिए इन 1856 द कंपनी टुक ओवर अवध, है ना। 1856 में उन्होंने अवध को भी छीन लिया। अब उनका जो आर्ग्यूमेंट क्या था बेटा, देखिए अवध को छीनने के पीछे ब्रिटिशर्स का आर्ग्यूमेंट था कि
इनकी एक ड्यूटी बनती है टू टेक ओवर अवध इन ऑर्डर टू फ्री द पीपल फ्रॉम द मिस गवर्नमेंट ऑफ द नवाब। क्या कहते थे कि भाई यहाँ के अवध के जो नवाब है ना, उनका जो गवर्नेंस है, उनकी जो गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है वो ठीक नहीं है, मीन्स वो ठीक से गवर्न नहीं कर रहे हैं अवध को। तो ये हमारी ड्यूटी बनती है कि हम क्या करें, अवध को भी अपने साथ मिला लें, ठीक है। तो लेकिन अवध के जो लोग थे वो तो इन लोगों से नाखुश थे, इनसे मीन्स किससे, कंपनी के लोगों से नाखुश थे, है ना। तो जब वो कंपनी से गुस्सा हुए है ना, और उन्होंने क्या हुआ बेटा, यहीं पर जो बेस है अवध के लोगों ने भी क्या हुआ, 1857 का जो रिवॉल्यूशन है वो, उसमें उन लोगों ने पार्टिसिपेट किया, अवध के लोगों ने ही, इस गुस्से के कारण कि अवध को भी उन्होंने क्या कर लिया था बेटा, एनेक्स कर लिया था, राइट। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज सेटिंग अप अ न्यू एडमिनिस्ट्रेशन। कैसे उन्होंने अपना एक, अब आपने देखा कि कैसे इन्होंने धीरे धीरे ये ट्रेड करने के पर्पज से आए थे, बट इन्होंने क्या किया, अपनी एक टेरिटरी एस्टैब्लिश कर ली, है ना। धीरे धीरे इन्होंने सारे एरिया को ये क्या करते गए, एनेक्स करते गए, मिलाते गए, जीतते गए, राइट। अब उसके बाद क्या था, इन्हें क्या करना था, एक अपना जो न्यू एडमिनिस्ट्रेशन है उसका सेटअप करना था, राइट। तो कैसे किया, देखिए बेटा, वॉरेन हेस्टिंग, ये वॉरेन हेस्टिंग जो है, इन्होंने 1773 से और 1785 तक ये गवर्नर जनरल रहे, ठीक है। यहाँ पर देखिए बेटा, हमने 3 गवर्नर जनरल के बारे में बात की। यहाँ पर एक ये थे लॉर्ड हेस्टिंग्स, है ना, यहाँ पर थे लॉर्ड हेस्टिंग्स गवर्नर जनरल 1830 से 1823 के बीच में। यहाँ लॉर्ड डलहौजी 1848 से 1856 के बीच में। नाउ देखिए, वॉरेन हेस्टिंग्स 1773 टू 1785, ओके। इन्होंने बेटा एक बहुत ही बड़ा रोल प्ले किया था जो कंपनी है उसकी टेरिटरी को एक्सपेंड करने में, राइट। कैसे, बाय हिज टाइम द कंपनी हैज एक्वायर्ड पावर नॉट ओनली इन बंगाल बट आल्सो इन बॉम्बे एंड मद्रास। इनके टाइम में कंपनी ने जो है अपना जो पावर स्टैब्लिश किया था उसे बंगाल में ही नहीं किया था बल्कि बॉम्बे और मद्रास में भी किया था, राइट। ब्रिटिश टेरिटरीज डिवाइडेड इनटू प्रेसिडेंसीज। अब इन्होंने क्या किया, अपनी जो टेरिटरी है उस पूरी टेरिटरी को प्रेसिडेंसीज में डिवाइड कर दिया, क्योंकि एक बहुत बड़ा जो है एरिया ये लोग क्या कर चुके थे, अपनी टेरिटरी में मिला चुके थे। तो उसको उन्होंने 3 प्रेसिडेंसीज में, मेनली 3 प्रेसिडेंसी में उन्होंने डिवाइड किया। फर्स्ट इज बंगाल, सेकंड इज मद्रास एंड थर्ड वन इज बॉम्बे। बंगाल, मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसीज में इन्होंने क्या किया, अपने टेरिटरी को डिवाइड किया। और ये जो टेरिटरी है रूल्ड बाय अ गवर्नर। यहाँ पर कौन रूल करता था बेटा, एक गवर्नर रूल करता था। नाउ सुप्रीम हेड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन वाज गवर्नर जनरल। यहाँ पर हमने गवर्नर जनरल के बारे में बात की ना बेटा, 3 गवर्नर जनरल्स के बारे में। तो ये कौन होते थे, सुप्रीम हेड होते थे इस एडमिनिस्ट्रेशन के। अब एडमिनिस्ट्रेशन मतलब क्या, देखिए बेटा, एडमिनिस्ट्रेशन मीन्स ये कि कैसे उनकी पॉलिसीज है ना, कैसे उनके रूल्स होंगे, कैसे वो एडमिनिस्ट्रेट करेंगे अपना जो स्टेट है वहां पर, वो कैसे रूल और रेगुलेशन बनाएंगे, कैसे वो अपनी जो आर्मी है उसे मेंटेन करेंगे, है ना। इससे रिलेटेड सारे डिसीजंस लेना, वो एडमिनिस्ट्रेशन, ओके। तो सुप्रीम हेड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन को क्या कहा जाता था, गवर्नर जनरल। और बेटा ये जो वॉरेन हेस्टिंग्स थे ना, ये कौन थे, फर्स्ट गवर्नर जनरल थे, राइट। वॉरेन हेस्टिंग कौन थे, फर्स्ट गवर्नर जनरल, जिन्होंने की 1773 से 1785 के बीच में ये गवर्नर जनरल रहे, ओके। अब देखिए, फ्रॉम 1772 अ न्यू सिस्टम ऑफ जस्टिस वाज एस्टैब्लिश्ड। 1772 से जस्टिस का एक नया सिस्टम एस्टैब्लिश हुआ। ईच डिस्ट्रिक्ट वाज टू हैव 2 कोर्ट्स। हर डिस्ट्रिक्ट की कितने कोर्ट्स होती थी, 2 कोर्ट्स होती थी, ओके। फर्स्ट कौन सी थी बेटा, अ क्रिमिनल कोर्ट जिसे फौजदारी अदालत कहा जाता था, और सेकंड कौन सी कोर्ट थी, अ सिविल कोर्ट जिसे दीवानी अदालत कहा जाता था, राइट। तो बेटा यहाँ हमने अपने सारे के सारे टॉपिक्स को कंप्लीट किया है। सेकंड चैप्टर में हमने देखा कि कैसे कुछ लोग सिर्फ ट्रेड करने के पर्पज से आए थे, लेकिन कैसे उन्होंने एक अपनी बहुत बड़ी टेरिटरी एस्टैब्लिश की, है ना, अपना एक टेरिटोरियल कॉलोनियल पावर को एस्टैब्लिश किया। ट्रेड करने तो आए थे वो सिर्फ, लेकिन ट्रेड तो किया ही, और उसके अलावा इन्होंने अपने आप को कैसे एस्टैब्लिश किया, राइट। देखिए बेटा, अब इस पूरे चैप्टर का अगर हम एक कंक्लूजन
कंक्लूजन निकालते हैं तो बेटा कंक्लूजन क्या निकलता है कि ये बस वही है, फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी। आप नेम से ही देख पा रहे हैं ना कि ट्रेड करने आए थे लेकिन इन्होंने अपनी पूरी टेरिटरी एस्टैब्लिश की थी। अब बेटा है ना यहाँ क्या हुआ, देखो जो कुछ स्टीम इंजन लास्ट में कंक्लूजन में आपकी बुक में दिया है। देखो बेटा जो स्टीम है, स्टीम टेक्नोलॉजी आई है ना, इन्होंने अपनी टेक्नोलॉजी में एक स्टीम, कंक्लूजन में आप पढ़ेंगे कि इन्होंने स्टीम टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस किया है ना, स्टीम टेक्नोलॉजी। अब स्टीम टेक्नोलॉजी से क्या हुआ, क्योंकि आप बहुत अच्छे से जानते हैं ना कि पानी के रास्ते से ना, समुद्र के रास्ते से ये लोग आते थे और है ना अपना जो है ट्रेड करते थे। तो स्टीम टेक्नोलॉजी जब आई तो उसके बाद क्या हुआ कि इंडिया तक आने में जहां उनको 7 to 8 months लगते थे ना, ये स्टीम टेक्नोलॉजी के आने से क्या हुआ बेटा, वो 3 weeks में ही उनका वो वर्क पूरा हो गया। मीन्स 3 weeks में ही अब वो यहाँ पर आ सकते थे इंडिया में, ठीक है। तो ये इस तरीके से जो स्टीम टेक्नोलॉजी है वो इंट्रोड्यूस हुई, ठीक है बेटा। और क्या हुआ 1857 तक, है ना, हम लोग यहाँ पर कंक्लूजन की बात कर रहे हैं बेटा, है ना, ये आप पढ़ चुके हैं इसलिए मैं इसको रफ कर रही हूँ। 1857 तक क्या हुआ बेटा, देखिए 1857 तक जो ब्रिटिशर्स हैं, है ना, और हम कह सकते हैं कि जो कंपनी है उसने क्या किया बेटा, 63% टेरिटरी को, 63% टेरिटरी और 78% जो थी पॉपुलेशन, है ना, उस पर उसने रूल करना, उसने रूल किया है। मतलब इतने ज्यादा, इतने वास्ट एरिया, इंडिया के इतने वास्ट एरिया पे उसने रूल करना स्टार्ट कर दिया था। किसने, कंपनी ने। हम 1857 की बात करें, 1857 तक 63% टेरिटरी और 78% पॉपुलेशन पे उसने रूल करना स्टार्ट किया था, ओके। और जो बची हुई पॉपुलेशन और बची हुई जो टेरिटरी थी उस पर तो वो इनडायरेक्ट अपना रूल कर ही रही थी, ठीक है। तो ये था हमारा पूरा सेकंड चैप्टर, फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी, ओके। थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच।